Okay, welcome everyone. This is part of our regular series of Unheard Voices, where journalists who are covering from in difficult conflict zones are being invited by the Editors Guild of India to share their experiences where they're caught between insurgents and the state and the kind of problems that they encounter to try and understand what is happening in the Naxal affected areas, areas where what we call or the government calls the Red Corridor. So I'm going to invite Alok Ji to moderate and to introduce the speakers and to take it from here. Alok Ji. Thank you, Seema, and I'm very happy to be back again with this webinar. और मैं क्योंकि हिंदी बोलता हूँ इसलिए मैं हिंदी बोलूँगा. If required, somebody will translate when there's a problem. और एक चीज खास कहनी जरूरी है उन लोगों के लिए जो स्पीकर्स हैं और उन लोगों के लिए जो इसे देख रहे हैं कि ये वेबिनार कवरिंग द रेड जोन, रिपोर्टिंग फ्रॉम द रेड जोन, इसका इरादा, इसके पीछे जो पर्पस है वो ये है कि जो रिपोर्टर्स इन इलाकों से रिपोर्ट करते हैं, जो जर्नलिस्ट वहां जाके काम करते हैं, वो कितनी डिफिकल्ट लाइफ जी रहे हैं, वो कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. उनको दोनों तरफ से प्रेशर झेलना पड़ता है. एक तरफ से सरकार का दबाव होता है, सरकार की तरफ से आमतौर पर जो भी सरकारें होती हैं वो कहती हैं कि साहब ये लोग नक्सलवादी लोग हैं, ये लोग अर्बन नक्सल हैं, ये नक्सलियों के समर्थक हैं. दूसरी तरफ जो नक्सल फोर्सेस हैं या जो एंटी सोशल लोग वहां हैं वो भी इन लोगों पर शक करते हैं लगातार, और ये लोग बड़े भारी दबाव में, तनाव में काम कर रहे होते हैं. इसलिए मैं स्पीकर से भी रिक्वेस्ट करूंगा और देखने वालों से भी कि इस वक्त ये आप नक्सलवाद के समर्थक हैं या विरोधी हैं, इस नजर से इस वेबिनार को न सुने. इसको यूं देखें कि जो लोग किसी भी, और ये किसी भी मामले में हो सकता है, जो हम लोग अनहर्ड वॉइसेस सीरीज कर रहे हैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, उसका इरादा यही है. हमने इससे पहले नॉर्थ ईस्ट पे एक वेबिनार किया और अब हम ये रेड जोन पे कर रहे हैं. इसके आगे भी जो करेंगे, इरादा ये है कि जो जर्नलिस्ट इसको कवर करते हैं उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल, कितनी तकलीफ देह है, उसकी चुनौतियों को सामने लाएं. कैसे कितनी परेशानियां उठा के ये लोग सच को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, इस पर फोकस रखना जरूरी है. तो जो आज के हमारे मेहमान हैं उनमें से मालिनी सुब्रमण्यम हैं, जो कई तरह के अवार्ड जीत चुकी हैं. वो अपने को कहती हैं मुझे सिंपली एक जर्नलिस्ट कहिए, लेकिन मालिनी का एक बड़ा लंबा चौड़ा इलस्ट्रियस करियर है और उन्होंने छत्तीसगढ़ को और बाकी नक्सल एरियाज को भी काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया है. और मालिनी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो छत्तीसगढ़ और बस्तर में जब वो जाती हैं उनको किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और वहाँ के जिन लोकल पत्रकारों से, जिन जर्नलिस्टों से, रिपोर्टर्स से वो मिलती हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और क्यों मुश्किल है. वो मुश्किल नक्सलवादियों की खड़ी की हुई है या एस्टैब्लिशमेंट की खड़ी की हुई है, ये सवाल का जवाब हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे. मिलिंद उमरे हमारे साथ हैं, जो गढ़चिरौली से जुड़े हुए हैं, जो महाराष्ट्र की नक्सल बेल्ट का सबसे दुरूह हिस्सा है, सबसे मुश्किल जगह है. और आप अगर नक्सलवाद को कवर करने की नज़र से देखते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे डिफिकल्ट जगह वही है. इसके अलावा पीवी कोंडल राव हमारे साथ हैं, वारंगल से जुड़े हुए हैं. यूं वो हैदराबाद में रहते हैं, तेलंगाना के बड़े मशहूर पत्रकार हैं, लेकिन वारंगल जिले के रहने वाले हैं. और वारंगल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, अब से पहले वो आंध्र प्रदेश था, अब तेलंगाना हो गया है, वहाँ के नक्सलाइट मूवमेंट का गढ़ है. तो पीवी कोंडल राव बिल्कुल अच्छी जगह प्लेस्ड हैं हमको समझाने के लिए कि क्या कष्ट वहां आते हैं एक रिपोर्टर के, एक पत्रकार के जीवन में. फैजल अनुराग हमारे साथ रांची से जुड़ने वाले थे, वो कुछ मुश्किल हो गई है जिसकी वजह से वो शायद न जुड़ पाए. सुनीता त्रिपाठी हैं, माफ कीजिएगा, पूर्णिमा त्रिपाठी हैं. फ्रंट लाइन के लिए उन्होंने लंबे समय तक काम किया और वो देश के सभी नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज को कवर करके आई हैं. तो हम पूर्णिमा से एक ओवरव्यू लेंगे इस पूरी सिचुएशन का. और अब मैं ज़्यादा बातचीत किए बिना
पूर्णिमा को ही इनवाइट करना चाहता हूँ। पूर्णिमा, एंड आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कोशिश करें कि इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोल लें तो अच्छा रहेगा। मिलिंद हमारे हिंदी बोलते हैं, पीवी कुंडल राव विल प्रोबेबली स्पीक इन इंग्लिश, एंड वी विल ट्राई टू मिक्स द लैंग्वेजेस जहां तक कोशिश होगी, ताकि सभी लोगों की समझ में भी आ सके और अपनी बात भी सामने रखी जा सके। पूर्णिमा। थैंक यू आलोक जी, एंड हाय एवरीबॉडी, दिस इज पूर्णिमा त्रिपाठी। जैसा आलोक जी ने बताया, आई हैव कवर्ड नक्सल related issues mainly from Chhattisgarh and Jharkhand and traveled extensively. तो आलोक जी ने जैसा बोला कि मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलूं, तो मुझे दोनों लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरव्यू चूंकि मुझे इन्होंने बोला है टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ द चैलेंजेस व्हाइल रिपोर्टिंग फ्रॉम नक्सल एरियाज, तो 2-3 इश्यूज हैं जो कि जब मैं कवर कर रही थी तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गैदर किया, जिसमें कि सबसे पहला जो मुझे लगा, when as a journalist you are going inside those Naxalism affected areas, एक journalistic dilemma है जो कि हमें face करनी पड़ती है as a journalist and as an individual. There are two parts of any story. जैसे आप जब नक्सल एरियाज में जाते हैं, I'll give you an example for that, why I'm saying that. So while I was talking about having this journalistic dilemma, when I went into Naxal areas in Chhattisgarh or Jharkhand, I mean, somebody who has not gone there cannot imagine the amount of abject poverty people in these areas face. I mean, life itself as a daily existence is a struggle in these areas. So, and there is nobody there available for help to these people for their even routine affairs. They are basically illiterate people. उतना education अभी उस areas में पहुंचा नहीं है. Jobs are hard to come by. लोगों के पास काम नहीं होता है. Resources नहीं है on which they can fall back upon to have their 2 meals a day. बच्चों की पढ़ाई लिखाई रोजगार, I mean life is a struggle in these areas. मैंने जब विलेजर्स से बात की तो मुझे कई लोगों ने ये बताया कि मैडम हमारे पास कोई काम नहीं है, छोटी सी हमारी जमीन होती है, वो जमीन भी किसी प्रोजेक्ट के नाम पे हमसे ले ली जाती है. They don't even get proper compensation. कभी कभी तो कुछ भी नहीं मिलता है. They get displaced. तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाता है? And then they become vulnerable to being misguided by other elements. तो उनको जब अगर कोई एक एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग कोई ग्रुप आके अप्रोच करता है, उनको पैसे देता है, पैसों का लालच दिया जाता है, उनको आइडियोलॉजिकली उनको कन्वर्ट कर देता है कि आप हमारे साथ आओ, ये स्टेट आपकी दुश्मन है, हम वी आर योर वेल विशर्स, आप हमको सपोर्ट करो. देन इट्स नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाई दे गेट स्वेड. तो एक ये जर्नलिस्टिक डिलेमा है कि आप किस तरफ और कितना प्रोजेक्ट करें, किस चीज को कितना प्रोजेक्ट करें. एक बहुत बड़ी रिस्क जो वो होती है हमारे सामने कि हम इश्यूज को लेकर कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. हमें लगता है कि ये विलेजर्स जो कह रहे हैं इनकी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, दे आर रियल प्रॉब्लम्स. दूसरी तरफ हमें ये भी दिखता है कि द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रियली पेइंग अटेंशन टू देयर प्रॉब्लम्स. बहुत इंडिफरेंस है, बहुत ज्यादा कैलसनेस है. एंड देन you realize कि इन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है बहुत ज्यादा. They have to lead their lives. They have to have some source of income to run their families. तो हमें बड़ी मॉरली ये डिफिकल्ट होता है ये कहना कि ये नक्सल हैं, they are criminals. They are not criminals. हम इस चीज को रियलाइज करते हैं. तो जब हम कोई वैसा इशू कवर करते हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये होता है कि ये क्रिमिनल्स नहीं है. These are nice individual ह्यूमन बीइंग्स जिनके की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को वो अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. बट इन द आईज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वन स्मॉल लिटिल अनलॉफुल एक्टिविटी एंड दे बिकम नक्सल्स. तो उसके बाद जो उनके ऊपर जो रिप्रेशन का दौर शुरू होता है, दैट इज रियली रियली पेनफुल टू वॉच. तो उस समय हमें ये नहीं समझ में आता है कि कौन सही है कौन गलत है. तो ये जो जर्नलिस्टिक डिलेमा है वो एक बहुत चैलेंजिंग हमारे लिए रियलिटी हो जाती है व्हाइल वी आर कवरिंग. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लोहांडी गुड्डा, आई डोंट नो, बस्तर से जो आए हैं हमारे फ्रेंड वो शायद नाम जानते होंगे. लोहांडी गुड्डा छत्तीसगढ़ में एक जगह है जहां कुछ साल पहले आई थिंक 2012-13 के आसपास टाटा स्टील का
मैसिव प्रोजेक्ट जो कि भिलाई स्टील प्लांट या जमशेदपुर का 10 टाइम्स होने वाला था, प्लान किया गया था। उसमें बहुत सारे गांव, 10 एज फार एज आई रिमेम्बर 10 गांव की जमीन अक्वायर करने वाले थे टाटा ग्रुप के लिए। कुछ टाटा ग्रुप को अक्वायर करना था, कुछ गवर्नमेंट उनके बिहाफ पे अक्वायर करती। गांव के लोगों से पूछा नहीं गया। ग्राम सभा, जो कि अभी मैंडेटरी है कि ग्राम सभा की कंसेंट होती है, लेना चाहिए, और जमीन कोई भी लैंड एक्विजिशन से पहले, वो नहीं लिया गया। जब मैं उन एरियाज में पहुंची तो मुझे आई ट्रैवल टू आई थिंक 7-8 विलेजेस, जिसमें कि एक एक इंसान जिससे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हमसे कोई कंसेंट नहीं ली गई, हमें किसी ग्राम सभा की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन आई स्पोक टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल वहां का एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने मुझे लंबी लिस्ट दिखा दी कि ये देखिए मैडम, ये ग्राम सभा हमने की है और इन लोगों ने अटेंड किया है। These are two totally different realities, facts of life. कागज पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रहा है कि हमने ग्राम सभा कंडक्ट की है। When I go back to the people and talk to the villagers, they say कि इस नाम में से कोई नहीं है हम लोगों में से जो कि गया हो। अब ये हो जाता है कि जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं लैंड के, दे गेट डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड। इफ द लैंड एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट्स एंड गेट्स कंप्लीटेड, दे गेट डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड। लेकिन जो फ्रॉडुलेंट नाम है, वो पता नहीं कौन है, किनके एजेंट्स हैं। गवर्नमेंट दिखा देती है कि कॉम्पनसेशन बट गया, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उस सिनेरियो में कैन यू इमेजिन द विलेजर्स टू सिंपली सिट बैक एंड एक्सेप्ट कि भाई हमारी तो जमीन चली गई, अब हम क्या करें? देन दे आर फोर्स्ड टू टेक अप आर्म्स एंड देन दे गेट डब्ड एज नक्सलाइट्स। अब वो नक्सलाइट हो गए। घर का एक मेंबर भी अगर नक्सलाइट डिक्लेयर हो गया, पूरे परिवार की जिंदगी जो होती है डिफिकल्ट हो जाती है। I mean, you cannot even imagine the difficulties there and the pressures that the police puts on them. अब आप as a journalist, as a third party, when you are watching it from the outside, you realize the villagers are not wrong. The government, the administration, local administration shows you all the processes have been completed. They on their part don't seem to be wrong. लेकिन जो उसमें real victims हैं, वो तो सफर कर रहे हैं ना. And what recourse do they have? तब उसमें आ जाता है ये थर्ड एलिमेंट कि कोई एक थर्ड पार्टी, मिलिटेंट आइडियोलॉजी की पार्टी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की पार्टी आती है, वो कहती है कि हम तुम्हारे बिहाफ पे लड़ेंगे, यू सपोर्ट अस। तो ये जो एक जर्नलिस्टिक डिलेमा है, आई हैव गॉन थ्रू दैट डिलेमा मेनी टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल इन झारखंड ऑल्सो, वहाँ का जो कोल बेल्ट है, आई वॉज ट्रेवलिंग थ्रू लातेहार डिस्ट्रिक्ट, जहाँ की कई जो बहुत ह्यूज एरिया है जहाँ कोल माइनिंग होती थी, विच हैज बीन डम्प्ड बाय द गवर्नमेंट, अबैंडन, वहाँ पे रिस्की है कह के माइनिंग बंद कर दी गई है। बहुत सारे लोग उस एरिया के उस पर डिपेंड करते हैं। सिंस माइनिंग हैज बीन स्टॉप्ड, दे डोंट हैव एनी अदर मींस टू अर्न देयर लिविंग। तो वो क्या करें? वो चोरी से जाते हैं उन्हीं माइंस में जो कि खुली पड़ी हैं, वहां ऑफिशियली माइनिंग नहीं होती है, वहां से वो कोयला निकालते हैं। उस कोयले को दे गो टू द सिटी 80-100 किलोमीटर्स अवे, वहां पे बेचते हैं, उससे वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अब उसमें एक भी कोई पकड़ लिया गया इलीगल काम करते, तो उसके ऊपर 10 तरह की धाराएं लग जाती हैं एंड ही इज डिक्लेयर्ड कि वो नक्सल, सिंस दैट एरिया इज अ नक्सलाइट एरिया, वो नक्सल डिक्लेयर हो जाता है। अब आप किसको वहां पे सही और गलत बताएंगे? सो दिस डिलेमा इज अ वेरी बिग चैलेंज एज फार एज आई एम कंसर्न। दूसरी चीज जो मैं पॉइंट आउट आज करना चाहूंगी वो ये है मेंटेनिंग अ बैलेंस। As a human being, you get influenced. You get influenced by the pain these people have to go through, the sufferings these people have to go through. उसमें बैलेंस रखना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। I mean, I found it very difficult. I was covering एक लैंड माइन का बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। Many people here would recall कि सलवा जुड़ुम जब नया लॉन्च हुआ था तो बहुत ब्रूटल एंड वायलेंट अटैक्स नक्सलाइट्स ने लोगों के ऊपर किए थे। Those who were supposedly सलवा जुड़ुम को सपोर्ट कर रहे थे। उसी में एक ऐसी सलवा जुड़ुम में पार्टिसिपेट करने बस लोड ऑफ पीपल वर गोइंग एंड इट वाज ब्लोन ऑफ, लैंड माइन से उसको उड़ा दिया। अबाउट आई थिंक 50-52 पीपल डाइड इन दैट माइन ब्लास्ट। अब आप इस सिचुएशन में जब जाते हैं, देन यू मीट द रिलेटिव्स ऑफ दोज पीपल हु हैव डाइड, तो आपको लगता है कि नक्सल्स भी गलत है ऑन देयर साइड। देयर ये कौन सा आइडियोलॉजी है जो कि इस तरह से ब्रूटली आपको कहता है कि लोगों को मार दो। अब इस तरह के माइन ब्लास्ट में आपने सपोज उड़ा दिया, पूरी बस के लोगों को उड़ा दिया, देन द पुलिस मशीनरी गेट्स इनटू एक्शन, वो फिर उनके पीछे पड़ते हैं। अच्छा, नक्सलाइट्स कौन है? दे आर पीपल फ्रॉम दैट वेरी एरिया। तो पुलिस आंख मूंद के लेफ्ट राइट सेंटर दे पिक अप पीपल, जिसको कि एक ग्रुप कहता है कि वो इनोसेंट ट्राइबल्स हैं, दूसरा ग्रुप कहता है वो नक्सलाइट्स हैं। अब इसमें आप
I mean, it becomes difficult to maintain your balance. आप किसकी तरफ से लिखोगे? I mean, वो ग्रे एरिया इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में नहीं होता है. That is what I have realized. It's either black or white. Either you are with them or against them. तो ये जो विथ एंड अगेंस्ट वाला जो एक पोस्चरिंग हो जाती है ना, इट्स वेरी रिस्की. अगर नक्सल्स व्यू you as a supporter of the administration, तो आप उनके दुश्मन बन जाते हैं. If you sympathize and speak openly about the Naxals and even show the slightest sympathy, तो पुलिस आपको डब कर देती है नक्सल सिंपैथाइजर. आप दोनों तरफ से you become sandwiched in that posturing कि आप इसके साथ हैं या उसके साथ हैं. और ये लोकल जर्नलिस्ट इस तरह के प्रेशर में बहुत ज्यादा रहते हैं. वो इधर से अगर रिपोर्ट करते हैं, ट्रूथफुल रिपोर्टिंग करते हैं, तो कभी पुलिस उनको नक्सल बताती है, कभी नक्सल उनको पुलिस इन्फॉर्मर बताते हैं, एंड दे फेस द रिस्क ऑफ गेटिंग एलिमिनेटेड ईदर फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड. ये एक बहुत बड़ा रिस्क है विच मेनी लोकल जर्नलिस्ट आई हैव बीन इन टच विद. दे से कि हमको बहुत इसमें डर डर के काम करना पड़ता है, विच रिजल्ट्स इनटू द फैक्ट कि कई बार बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं. नॉट detail, not every reality comes out of those areas and gets national attention. National mainstream media में तो वो बहुत footnote की तरह होता है. It doesn't get prominence at all. Another challenge that I think is for us as journalists is to get these reports from the conflict zones, from the Naxal areas into the mainstream media. मेनस्ट्रीम मीडिया में हमारी आज की ट्रेजेडी ये है कि वी आर सो मच प्री ऑक्यूपाइड विथ व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली कि वो अगर उधर एक कोई ब्लास्ट हो गया है या कोई एक, अब ये लोहांडी गुडा का ही फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, 10 विलेजेस वुड हैव बीन रूइंड. लेकिन आप आज भी अगर गूगल करो, यू विल नॉट गेट इवन 3 पैरास ऑफ दिस रिपोर्ट इन द मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स. दिस इज अनदर मैटर कि वो बाद में जो वहां पे एक्टिविज्म हुई, जो मूवमेंट हुआ लोगों का, एंड आई फॉर वन, मैंने बहुत एग्रेसिवली फ्रंट लाइन में उसको उस वक्त प्रोजेक्ट किया. टाटाज वर फोर्स्ड टू अबैंडन दैट प्रोजेक्ट. और आई मीन दिस इज समथिंग अनहर्ड ऑफ कि टाटाज ने जो जमीन जितनी भी अक्वायर वो कर पाए थे, उन्होंने विलेजर्स को वापस भी करी है. अब पैसे जिसको दिए हैं वो पैसे क्या हुआ, वापस हुए नहीं हुए, दैट आई डोंट नो, बट दैट प्रोजेक्ट हैज बीन अबैंडन. आप में से किसी को भी याद हो इसके बारे में नेशनल मेनस्ट्रीम मीडिया में कुछ छपा हो? I mean, you think these are the issues which should occupy the nation's psyche, mind, जो हमारा mindscape है, उस पे ये issues आने चाहिए, which doesn't happen, and it is really disappointing even for journalists who are covering. Even for me personally, frontline mein I had to fight for the space every inch of the way. These reports become huge reports, 2,500 words, 5,000 words at times with photos and all. वो publish करने के लिए I had to really struggle my way through all the way. तो ये भी एक बहुत बड़ा challenge है. Those who are covering, they would attest to this कि ये problems होती हैं. एक और छोटी प्रॉब्लम है जो कि आई एज अ जर्नलिस्ट फेस्ड, फिजिकल एक्सेस टू दोज एरियाज. आई मीन उस तरफ की रोड्स ऐसी हैं, आलोक जी, सीमा, इफ एवर यू पीपल हैव ट्रैवल्ड टू दोज एरियाज, द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज टोटली बाईपास्ड these interior areas of our country. आप देखोगे जाके जो डिस्टेंस 100 किलोमीटर का फ्रॉम सपोज रायपुर टू बिलासपुर आप 2 घंटे में करते हो, आप जगदलपुर से अगर आगे जा रहे हो वही 100 किलोमीटर का डिस्टेंस करने में आपको 6 से 7 घंटे लग जाते हैं. व्हाई? बिकॉज द रोड्स आर नॉट प्रेजेंट, नॉन एग्जिस्टेंट रोड्स. उसकी 2 वजह है. बिकॉज ऑफ दिस नक्सल थ्रेट, कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं रेडी होते हैं. कॉन्ट्रैक्टर्स अगर बाई चांस रेडी हो भी गए, कुछ पैसे इधर भी खिलाया उधर भी खिलाया, मान लो काम कर भी लिया, देन लैंड माइन्स जो बिछाने का नक्सल्स का वो प्लान चलता रहता है. दे डिग अप दीज रोड्स. Besides, they don't want पक्का roads in those areas because वो security forces की movement को वो slow down करना चाहते हैं. तो उस वजह से roads नहीं बन पाती हैं. roads नहीं बन पाती हैं तो all other consequential developments जो होनी चाहिए उन areas में नहीं हो पाती हैं. So these are challenges which I as a person have really experienced first hand. एक चीज और मैं बताना चाहूंगी. As a journalist, when I was traveling in those areas, मुझे बताया गया कि, and which I sensed also, कि every inch of my movement was being recorded. जब जैसे सपोज मुझे फ्रॉम जगदलपुर टू सुकमा अगर जाना है, so when I'm reaching Sukma,
From nowhere 10 people would approach you and say कि अच्छा आप you are so and so from such and such publication, हाँ चलिए हम आपको इनसे मिलाते हैं. I mean, how the hell I haven't informed anyone? How the hell do they know कि I'm traveling and I'm coming for this particular issue? तो आपकी मूवमेंट बहुत जबरदस्त रूप से मॉनिटर होती है एंड देयर इज अ ग्रेव रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दैट. उस एरियाज में जाके आपको रहने, अगर आप सुकमा या इंजराम जो जगह हैं इंटीरियर्स में, हमारे छत्तीसगढ़ से जो फ्रेंड आए हैं वो बताएंगे, आप जाके वहाँ चाहो 400 किलोमीटर रायपुर से वो है, आप जाके वापस सेम डे नहीं आ सकते हो. यू वुड वांट टू स्पेंड सम टाइम, देयर इज नो प्लेस यू कैन स्टे. एज अ वुमन आई हैड इवन मोर प्रॉब्लम्स. कहाँ रुक सकते हो आप, कहाँ होटल्स में इतना सेफ होता नहीं है. ट्रैवलिंग अलोन इज येट अनदर रिस्की प्रोपोजिशन. एक तो आपको टैक्सी ड्राइवर्स नहीं मिलेंगे, वो पहले ही सुन के डर जाते हैं कि अरे मैडम आप अकेली महिला, हम तो जाएंगे नहीं आपके साथ. तो दीज आर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हमें, जो कि एज अ जर्नलिस्ट कवरिंग द रेड जोन्स हमने फेस की हैं. रिपोर्टिंग का एक दूसरा आई रियलाइज्ड, हमने जब शुरू किया देखना, 3-4 years आई कवर्ड दिस रेगुलरली, कि unless you go to the root of why the problem is there, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. और सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारे देश में क्या है कि we don't have these real issues being discussed at the national level. नक्सलिज्म जब यूपीए सरकार आई थी तो यू मस्ट ऑल बी रिमेम्बरिंग कि मनमोहन सिंह ने कहा था इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू इंटरनल सिक्योरिटी. इनफैक्ट यूपीए की सरकार में उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, कुछ ऐसे मूव्स थे सरकार के जिससे लगा कि वो नक्सल मूवमेंट को टैकल करने के बारे में थोड़ा सोच रहे हैं. हालांकि उसका कुछ निकला नहीं. उसमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का एक बहुत बढ़िया मूव हुआ था उस वक्त, जिसमें था कि भाई who gets influenced by this ideology? Basically tribals who get displaced from their land and they have no means to earn their livelihood and they fall prey to these extremist ideologies. Forest Right Act का आज की डेट में, if any one of you can remember, कोई बता सकता है कि क्या आउटकम रहा? मैं बस एक चीज ये हाईलाइट करना चाह रही थी कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का इशू है, हम मेन स्ट्रीम मीडिया में जब तक इन इश्यूज को डिस्कस नहीं करेंगे, नक्सलिज्म की रिपोर्टिंग मतलब बहुत सुपरफिशियल हो जाएगी. एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन इज सो इनएडिक्वेट कि वो हमें शर्म भी आती है कि हमारे पास ऐसा कोई कानून है. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब व्हेन यू आर रिपोर्टिंग देन यू वांट दीज इश्यूज टू बी डिस्कस्ड विद सीरियसनेस, विद सिंसियरिटी इन द मेन स्ट्रीम मीडिया, व्हिच डजंट हैपन ऑलवेज. तो इश्यूज तो अपने जगह रह जाते हैं ना, कभी वो पॉलिटिक्स में इश्यूज बन पाते हैं, ना कभी कैंपेनिंग के इश्यूज बन पाते हैं. और अब तो सिंस 2014 ऑनवर्ड्स हमारी प्रायोरिटीज ही चेंज हो गई है. नोबडी इज इवन टॉकिंग अबाउट दिस एज इफ कि अब नक्सलिज्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. सो दिस इज व्हाट आई फील कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है. एंड नाउ या आई वुड सम अप. अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आई विल बी हैप्पी टू get back to that. Questions, I'm sure there'll be some questions. Lekin, yes, I think coming from somebody who has extensively covered and reported on Naxal areas, this is a very, very stark truth कि mainstream media में इन issues को कवरेज नहीं मिलती है. और अगर आप लोग याद करें तो पिछला जो हमने वेबिनार किया था नॉर्थ ईस्ट पर, वहां से भी ये सवाल बार बार उठा था कि नेशनल मीडिया या पूरे भारत का मीडिया वहां के नॉर्थ ईस्ट के सवालों को उस अंदाज में नहीं उठाता है जिस अंदाज में उठाना चाहिए. ये और मेरे ख्याल है इसी वजह से पूर्णिमा बोल रही थी, मुझे भी लग रहा था थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे लगा कि ये बात क्योंकि एक ओवरव्यू आ रहा है और ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे बाकी स्पीकर्स भी जिससे इत्तेफाक रखते होंगे वो इसको एग्री करेंगे, इसलिए ये पूरी बड़ी पिक्चर आ गई है. अब सवाल यह है कि अलग अलग इलाकों में जो लोग कवरेज कर रहे हैं वो किस तरह के चैलेंजेस वहां फेस कर रहे हैं. क्या उनके पास उनकी भी समस्या यही है कि दोनों पक्षों के में से किसी एक को चुनना है? आप या तो सरकार को सही मानिए या नक्सलाइट्स को सही मानिए, क्योंकि सच तो कहीं एक तरफ होता है, सच बीच में नहीं होता है. दूसरा, आप के इश्यूज, क्या आपको अपने अखबारों में, अपने मीडिया में अपने इश्यूज को हाईलाइट करवाने के लिए झगड़ा करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है? इसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं, इन पर अगर हम चलते हैं. आई थिंक वी शुड गो टू मिस्टर पीवी कोंडल राव नाउ. पीवी कोंडल राव साहब, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड please, I think 10 minutes, 15 minutes will be enough. Please enlighten us with some specifics of covering the Warangal war zone or red zone. My dear comrades in media, am I getting you? Yeah, sure. Thank you. Who else can be the best to talk about
the umpteen woes that a reporter covering the rural areas in the country facing than me. I have been, during my long but eventful career in professional journalism, especially as a reporter who always filed stories from the ground zero, caught in the crossfire between the government, their agencies, and those opposing them. My entire career till date has been struggling to report the facts on the ground and facing the wrath of the administration as well as the newspaper managements with whom I worked with. Caught between the devil and deep sea, like many reporters in the rural India, I have tried myself to live up to the expectations of the people on one hand and upholding the basic journalistic morals and ethics on the other. In the process, I have lost several jobs and had always been in the uncertainty of employment. The uncertainty looms large even today. I have been a journalist from my intermediate days, from my 10+2 days, when the slogan of land to the tiller and annihilation of class enemy has touched this red zone, which you are calling now. Warangal has been the center of movements, and being a part of Warangal and as a resident of Warangal, when you choose the journalism as your profession, you have to cover the news, happenings, and information to the people. During 1990, when I first reported the Naxalite related issue, there was a meeting of Raitu Kuli Sangam held in Warangal, where lakhs of people thronged in, and it was a major success then. Subsequent to that meeting, there was a call by the Raitu Kuli Sangam to occupy the lands. Responding to that call, many villages, with the support of this Naxalite squads, have entered the land occupation or land grabbing incidents. I accompanied one Chidanand Rajgatta, who was reporting for Sunday Observer then, to a remote village called Venkatadripet in the present Zangam district of erstwhile Warangal district in Telangana. And about 40 to 50 people of that particular village came with red flags, hoisted them in the lands owned by the landlord. Subsequently, Rajgatta went to Mumbai and he filed a story, Madiga Mallaya inherits the earth, within the courts. Madiga Mallaya was a servant to Venkatram Reddy, the landlord of that particular village. Entire thing happened and we have reported to the Telugu newspapers as stringers of that particular part called Station Kanpur. While Rajgatta reported from Delhi, Mumbai for the Sunday Observer, and with a major story was has appeared in that particular newspaper. The district news tabloids of our Telugu newspapers could not give space to that major item, but subsequently there was repression in that particular part. Mallaya and his followers and many people, their huts were demolished, their houses were gutted, and police came in large numbers. There was a series of incidents. There were series of incidents wherein youths from that particular part were branded militants. We are supposed to
write that news item being a part of rural journalism. But while doing so, we are subjected to many hardships. That kind of hardships were evident in the village called Kumravelli in the present Siddipet district of Telangana state. Kumravelli is a pilgrim center, and there was an armed squad operating in the area called Cherial. The armed squad has conducted a Praja Court, which is a usual affair in that particular 1990s and between 1990s and 2000 period. While the Praja Court was being organized by the Naxalites, they punished a person by beating him black and blue, who succumbed to the injuries. The local media people have attended that particular Praja Court being a part of their duty, as a part of their duty. The next day, the report was covered, and the youth was killed in the Praja Court. There was no police interference till that time. But the next 1 week period saw a series of incidents in that particular part, wherein the reporters covering the incident were also listed among the accused. About 7 journalists of Cherial area in the erstwhile Warangal district and present Siddipet district were among the accused list, which is opposed by the then AP Union of Working Journalists, spearheaded by K. Srinivas Reddy and Amar. We have even sought the dismissal of circle inspector of that particular police station, who was later shifted to a place of vacancy reserve. This is one such incident where the journalists covering the rural areas are subjected to mental torture also. During during that particular 15 days period, the 7 journalists are subjected to harassment kind of thing, torture kind of thing, and mental agony kind of thing. This is one thing. There is one landmine incident during that period only in Navanandi village of Nizamabad district, wherein 2 to 3 police personnel were killed while patrolling the area on the information, on a tip of that Naxalites holding a meeting in that particular part. Subsequently, the police took one Mallepula Narendra, a journalist, along with them as a shield, human shield, we can call human shield. And during the crossfire, Narendra succumbed to bullet injuries. Narendra is one of the victims of this crossfire. Not only Narendra, one more Chada Sridhar Reddy in Chada area of Nalgonda district was also killed by the Naxalites after being branded as an informant. This is one part. There were instances of repression faced by the Naxalites, faced by the journalists covering the Naxalite areas. I am one of the victims of that. I was covering Times of India during the year 2006 from Warangal. There was a covert operation incident in Oddugudem village on the forest terrain of North Telangana, wherein a covert has tried to kill the district secretary called Yadanna. He escaped unhurt, and 20 to 30 media personnel were called for that particular meeting.
about 1 month after the incident. We have all covered that incident, and that was the first time when the electronic media personnel were also called for an interview by the Naxalites to the forest terrain. Subsequently, Yadanna and his predecessor called Somanna, both were killed in encounters, and police purportedly succeeded in recovering the diary of that particular Naxalite leaders. There are certain incidents where the Naxalite leaders usually write the names of local media personnel in their diaries, and about 32 journalists' names were figured in the diary of Somanna. The Somanna diary purportedly enlisted me as PM. Yes? As PM. And that's why the local police personnel have complained the same, terming me as PM of the outlawed organization, and I lost my job from Times of India during that particular period. What is PM? PM means the police say that party member of that particular outlawed organization. These are incidents wherein the journalists are subjected to hardships, subjected to lose their jobs, and subjected to many other kinds of things. And I have the privilege of covering several incidents as well as interviews of the Naxalite leaders, and the landmine incident occurred in Chintalnar area of Chhattisgarh, wherein 72 CRPF personnel were killed during 2006 or 7, 9 or 10. Usually, it is an adventure while covering the news of Naxalite terrain or Naxalite operations or the police operations which are occurred during the same period. During the Chennareddy period in Andhra Pradesh, the government has sought the deployment of border security forces to counter the Naxalite menace in order to curtail the happenings in the movement zones. There was a landmine incident in Vishwanatagudem village of Station Kanpur segment, wherein 17 police personnel were killed in the mine. Subsequently, the police with vengeance came to that particular part, and 4 shepherds were killed. 4 unarmed shepherds were killed as a vengeance to that particular incident. This vengeance incident was reported by the local media personnel of Warangal, which of course attracted the wrath of the police in the next few months. Later, there was an incident in Lenkalagadda, wherein Punjab commandos were detonated. The vehicle carrying the Punjab commandos was detonated by the Naxalites of people, the then People's War on the border of Karimnagar and Warangal. The dead bodies and injured personnel were brought to Warangal local regional hospital, and we were trying during that period. Photographers were not employed for all the newspapers, and only few photographers or reporters used to take the photos for the 36 or 110 mm photo rolls. The journalists went to MGM hospital in Warangal, and they were thrashed as if journalists themselves are Naxalites. Right. This kind of repression is
has become a common phenomenon from the police point of view. But from the Naxalite point of view also, there were certain incidents. There were certain incidents wherein 2 to 3 of my friends were forced to leave that particular part and continue their profession in the state capital. There is a Naxalite group called Praja Pratigatana, CPI-ML Praja Pratigatana. It has operated it operated in the Yetur-Nagaram forest belt of the North Telangana region. One of my friends, Venkata Krishna, used to work in that particular part as a stringer to a local Telugu news daily. He was branded an informant to another Naxalite organization by the Praja Pratigatana group. And we, as a part of the Journalist Association, went for the dialogue with the Naxalite group. And we assured that particular Naxalite group that he will not be staying there. And he will go to the district headquarters if he wants to continue his journalism profession. Okay. This kind of incidents have become common during that particular period, wherein splinter groups of CPI-ML have threatened the journalists with dire consequences. And in certain incidents, there was one journalist was killed by the splinter group of ML in Mulugu area of the present Mulugu district. These are the things. So you have quite summed up the challenges of reporting the red zones. If you have anything left, please, can you quickly sum it up in a minute? Actually, the thing is, I tried to give examples of incidents. Right. No, they are excellent examples, and they give us a very stark, very These are the experiences of a journalist covering in the what I feel the erstwhile red zones. Because erstwhile red zones, you are saying? Yes, erstwhile red zones, because the present red zone is basically in the Chhattisgarh and Abusmad part. Right. Wherein the journalists, I came to know that they have launched an agitation, and a statement was released by the CPI Maoists not to continue with the that kind of agitations. Okay. Right. Thank you, Mr. Kundal Rao, for it's a very, very important angle, and the incidents that you narrated really raise our hairs, and that tells how journalists have been used as human shields, how journalists are being killed from both the sides, and they are pressed to abandon their places and move to other cities in order to continue as journalists. Yeah. I'll now request Milind Umre. Milind Umre नागपुर से काम करते हैं, और इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो महाराष्ट्र, हम लोग आमतौर पे देखते हैं तो महाराष्ट्र बहुत शांत जगह लगती है। महाराष्ट्र भारत की कमर्शियल कैपिटल मुंबई में मैं बैठा हुआ हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन इसी महाराष्ट्र में ऐसे हिस्से हैं, गढ़चिरौली से हमारे साथ मिलिंद उमरे जुड़े हुए हैं, और वो महाराष्ट्र के उस हिस्से को लगातार कवर कर रहे हैं जो नक्सलाइट इन्फेस्टेड एरिया रहा है। मिलिंद, आप अपने को अनम्यूट कर लें और सामने आए, और छोटे में थोड़ा अपने अनुभव बताएं, और वो सबक जो आप बता सकते हैं कि हम गढ़चिरौली की महाराष्ट्र के नक्सलाइट बेल्ट की कवरेज में क्या तकलीफें सामने आ रही हैं, क्या आती थी, क्या कुछ बदलाव हुआ है, या वैसे ही जो किस्से हम सुन रहे हैं, अभी हमने जो छत्तीसगढ़ का सुना, जो हमने तेलंगाना का सुना, बिल्कुल ऐसा ही हाल यहाँ है, या जब आप महाराष्ट्र में नक्सलिज्म को कवर करते हैं तो यहाँ की तस्वीर कुछ फर्क है? Thank you, sir. Thank you very much. I would like to thank all those who are listening, and Editors Guild of India also. जिस तरह से इससे पहले जो स्पीकर्स बोले हैं, तो उन्होंने जो एक सिनारियो रखा हमारे सामने, तकरीबन उसी तरह का महाराष्ट्र में भी है। हालांकि वो
उस तरह से मीडिया में आपके सामने आता नहीं है, ये एक बात है उसमें। और एज ए जर्नलिस्ट हमको मैं जर्नलिज्म की डिग्री भी की है मैंने, तो हमको जर्नलिज्म के एजुकेशन में एक बात सिखाई जाती है कि जर्नलिस्ट आर दी शॉक ऑब्जर्वर ऑफ द सोसाइटी। तो जैसे व्हीकल को शॉक ऑब्जर्वर होते हैं ना, उस तरह जर्नलिस्ट भी सोसाइटी के शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं। तो पहला शॉक उन्हें बैठता है। तो एज ए जर्नलिस्ट व्हेन वी आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो जब हम देखते हैं कि कभी दो जवान लड़के हैं आदिवासियों के, जो सिर्फ जो जनजागरण मेलावा एक तरह का फेयर होता है, पुलिस की तरफ से प्रोग्राम होता है, उसमें जस्ट पुलिस के साथ वॉलीबॉल खेलते हैं और उनको पुलिस का मुखबिर करके मार दिया जाता है 18 से 20 उम्र के लड़के को। तो जब आप उनकी डेड बॉडी देखते हो, या फिर एक जगह कहीं पे 15-20 पुलिस शहीद हुए हैं, वहां जाके आप जब कवर करते हो, वहां देखते हो कि कोई छोटा सा बच्चा, मैंने यहाँ मरके गांव में एक एनकाउंटर कवर किया था कि वहां वो एनकाउंटर एक बच्चे ने अपने आंखों से देखा था। वहां एक झोपड़ी थी, उसमें वो दादा के साथ, उसके दादाजी के साथ सहमा हुआ बैठा था और उसके सामने नक्सली पुलिस को गोलियों से भून रहे थे, जो बचे हुए थे उनको लकड़ियों से मार रहे थे। हम जब गए वहां हैंड ग्रेनेड्स पड़े हुए थे काफी, मैंने तकरीबन 2 फुट से वगैरह हमने वो हैंड ग्रेनेड की वगैरह फोटो ली थी मैंने उस बच्चे से। वो बोलने के इसमें नहीं था, तो मैंने उसको अलग एंगल निकाल के रिपोर्टिंग। हर बार ये होता है कि गढ़चिली हो या फिर सुकमा हो या फिर वरंगल हो, जो भी रेड जोन में जो एरिया आता है, वहां की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें ज्यादातर रेड जोन में खून भी रेड होता है, तो वो सब खूनी मंजर ही दिखाया जाता है। इसके पीछे भी बहुत सी चीजें हैं। तो मैंने उस बच्चे का जो बचपन है, उसका जो भोलापन है या जो मासूमियत है, वो उस एक हादसे से किस तरह से खत्म हो गई, वो मैंने लिखा था मेरी रिपोर्ट में। और बहुत बार जब एज अ रिपोर्टर आप फील्ड पे जाते हो, तो कुछ बातें ऐसी यानी असहनीय होता है आपके लिए एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज अ जर्नलिस्ट। तो आप न्यूज जब लिखते हो तो आपको एक बैलेंस बना के लिखना ही पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी जर्नलिस्ट ये नहीं बोलेगा कि आई एम फ्रॉम दी दिस वे और दैट वे। आप अगर पुलिस की गुड बुक में जाते हो तो आप नक्सलियों की बैड बुक में जाओगे, आप नक्सलियों की बैड बुक में जाते हो, तो ये तो है। तो एक बैलेंस बना के रखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। मैं एक बात बताता हूँ, कुछ 2008 में एक देऊ आतराम केस हुआ था। कुछ लोग अगर जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से तो उन्हें एड़का आतराम केस पता होगा शायद, जिसका लॉकअप में डेथ हुई थी। बहुत बड़ा वो हुआ था, उस पर बहुत न्यूज चले थे। फिर चिन्नामट्टा में जो लड़का फिशिंग के लिए गया था और पुलिस की ओर से मारा गया था, तो ये कुछ इश्यूज उठे थे। उसी तरह का एक कुछ अलग सा देऊ आतराम का इशू था। तो उस वक्त हम जर्नलिस्ट गए थे कुंदावाई नाम के गांव में, जो एटापल्ली तालुका में है। एटापल्ली तालुका के बारे में मैं एक और बात बता दूं कि किस तरह से ये जो माहौल यहाँ चलता है, वो भी कि कल की ही बात है। एटापल्ली के कोटमी जो एरिया है, वहां से वहां एक कैंप लगा था नक्सलियों का। पुलिस को देख के वो नक्सली भाग गए और वहां से पुलिस ने 2 लैंडमाइंस बरामद किए, जो 10 kg ईच था, यानी 10-10 किलो के 2 लैंडमाइन थे। वो निकाल भी नहीं सकते थे, इसलिए वहीं पे ब्लास्ट करना पड़ा। आप सोचिए कि वो लैंडमाइन अगर उसमें नक्सल सक्सेस हो जाता तो कितनी बड़ी घटना होती। तो ये आए दिन ऐसे चलते रहता है। जब मैं कुंदावाई गया था उस केस के सिलसिले में कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि उसको पुलिस ने पकड़ा था और पुलिस कस्टडी में वो देऊ आतरामी डेथ हुई थी। तो उसमें मैं ज्यादा डिटेल नहीं जानूंगा क्योंकि वक्त कम है। मैंने सिर्फ उसके घर के सामने एक लेडी को देखा था। एक तो वो गांव इतना गरीब था कि वहां का जो पुलिस पटेल, यानी जो पटेल होता है वहां का मुखिया, वो सिर्फ एक लंगोट पे था, ओनली 1 क्लॉथ ही वेयर, और एक लकड़ी थी उसके हाथ में। उस कंडीशन में भी उस आदमी ने हमको ताड़ी ऑफर की। एक्चुअली यहाँ के इंटीरियर में आप जाते हो तो वहाँ चाय बहुत कम मिलती है,
It's a drink comes from the palm tree or toddy tree. कुछ लोगों को पता होगा कि नीरा, नीरा। हाँ, नीरा तो वो यहाँ पिया जाता है अंदर, और वो एक कल्चर भी है कि जैसे हम चाय ऑफर करते हैं तो नीरा या ताड़ी ऑफर करते हैं। तो एक लेडी थी जो उसके घर के सामने एक छोटा सा छपरा था जहाँ पे वो जमीन पे सोई थी, नीचे कुछ भी बिछाया नहीं था और बड़े आराम से सोई थी। तो मैंने उसको पूछा कि आपने कुछ खाया, मीन्स लंच किया? तो उसने बोला कि यस मैंने खाया है सुबह। तो मैंने बोला आपने क्या खाया? तो उसने बोला कि मैंने चावल और ताड़ी मिक्स करके खाया है। यानी आप सोचिए कि इतनी बुरी हालत में होते हैं वो लोग कि उनको वो ठीक से खा भी नहीं सकते। कोसरी नाम का एक चावल का ये होता है, टाइप होता है, जो यानी जिस तरह से बुआई होती है ना चावल के खेतों की, उसकी बुआई नहीं करनी पड़ती, वो ऐसे फेंक देते हैं क्योंकि उनके पास हल नहीं होता चलाने के लिए। सो वो जिस तरह से नेचुरली उगता है उसी को वो लोग खाते हैं। मीन्स इसे उत्तर भारत में कोदो बोलते हैं। हाँ, कोदो कुटकी, यस 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 तो उसी तरह का। तो क्या होता है कि ये होने के बाद भी शी डिडंट आस्क अस फॉर अ सिंगल पेनी। यानी वो इस कंडीशन में वो लोग हैं, फिर भी उनकी कुछ भी डिमांड नहीं है। वो ना नक्सल को कुछ मांगते हैं ना पुलिस को मांगते हैं, वो कुछ मांगते नहीं, लेकिन उनको मिलता जो है वो गोली मिलती है। तो ये जब आप एज ए जर्नलिस्ट जब आप इंटीरियर जाते हो, देखते हो ये सब, तो वो एक बहुत बड़ा शौक होता है। दूसरा, आलोक सर ने जिस तरह से कहा कि इस बारे में बात बहुत कम होती है, कि हमको तो इतनी आदत हो गई कि भाई अगर पुलिस नक्सल एनकाउंटर है तो हम हमारे दिमाग में आ जाता है कि दिस इज सिंगल कॉलम न्यूज, या फिर कोई लैंडमाइन होता है तो दिस इज 3 कॉलम न्यूज। तो इस तरह से हो जाता है। आप यानी थोड़ा किसी को गलत भी लग सकता है ये कंपैरिजन की, जो यहाँ हुआ था, यानी वो कसाब का जो मुंबई में हुआ था जहाँ अपने करकरे जी वगैरह शहीद हुए थे, बहुत से पुलिस, वो पूरे देश में जो माहौल था, ठीक है, उस वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, वो जो जज्बा था लोगों में कि अपने पुलिस शहीद हुए हैं, तो ये उस वक्त, ये मैं गलत है नहीं कहूंगा, ये बहुत सही है, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम 2009 में द नक्सलाइट्स किल्ड 52 पुलिसमैन, लेकिन उस वक्त ऐसा नजरिया कहीं देखने को नहीं मिला। कुछ न्यूज आई, हमने भी बहुत लिखा, लेकिन जिस तरह से पूरा देश खड़ा है आपके साथ, उस तरह से कुछ देखने को नहीं मिला। जिस तरह से बातें होनी चाहिए, या ये जो भी नक्सल प्रॉब्लम जो है वो एटलीस्ट ठीक से समझे तो सही। कोई बोलते कि दिस इज वायलेंट मूवमेंट, समवन सेज दिस इज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बट उस पे चर्चा नहीं होती। दूसरी, अब आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों में जर्नलिज्म बहुत चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, पोर्टल्स आए हैं, न्यूज चैनल्स ढेरों हो गए हैं, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई है। तो अब क्या होता है कि पहले ऐसे कोई केस होती थी तो ऑन द स्पॉट जाके रिपोर्टिंग करना पड़ता था, तो वो भी एक थोड़ा कम हो गया है। तो वो कम होने की वजह से जर्नलिज्म, यार रेड बेल्ट में जो जर्नलिस्ट काम करते हैं उनका भी देखने का नजरिया थोड़ा श्रिंक हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। और पूरी तरह से, यानी ऐसे एक आध दो ही जर्नलिस्ट है जो पूरी तरह से नक्सल बीट कवर करते हैं। आपको अगर एज ए जर्नलिस्ट आप नक्सल भी आपको करना पड़ता है और बाकी सब भी, तो इसमें ऐसा, यानी इस तरह से ऐसा कोई सुविधा ही नहीं बनाई गई है कि किसी को अगर करना है तो भाई आप इसी में करो। या आप देखिए कितने यूनिवर्सिटी में कितने लोग इस पे एज अ पीएचडी सब्जेक्ट कितने लोगों ने लिया है, गढ़चिली का नक्सलिज्म, या कोई भी। एक तो वो एक डर भी होगा, या दूसरा, और इस वजह से जैसे त्रिपाठी मैडम ने भी कहा था, उनका जो टाटा स्टील का जो इशू है वहां का, तो सेम इशू हमारे यहाँ सुरजागढ़ का है। एटापल्ली तालुका में जो सुरजागढ़ कील है, वहां आयरन और बहुत बड़े पैमाने पे है। तो कुछ साल पहले लॉयड मेटल कंपनी को लीज मिली थी, और उस कंपनी ने कहा था कि यहाँ पे वो ये भी बनाएंगे, उसका इंडस्ट्री भी खड़ी करेंगे। लेकिन हुआ क्या था कि उन्होंने सिर्फ वहां के लोगों को मजदूरी दी, वहां के पेड़ कटवाए, वहां का जो आयरन ओर था वो निकाला गया, और वो बड़े पैमाने पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और एरिया में भेजा गया। अब हुआ क्या कि उन लोगों को 300 या 400 मजदूरी
मिली होगी, जिन लोगों के पुरखों ने सालों तक, पीढ़ियों से वो जंगल बचाया हुआ था, उस जंगल को वो तो उनके यूज में नहीं गया, वो भी वो कंपनी ने यूज किया होगा, है कि नहीं। अब दूसरी कंपनी को शायद वो अभी फिर से हैंडओवर होने वाला है एक्विजिशन का, उसका लीज या उसका जो आयरन और निकालने का जो राइट्स है, वो भी ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि एक इंडस्ट्री दिखाने के नाम पे यहाँ पे वो जो आयरन के जो पत्थर होते हैं उसको तोड़ने का, या फिर वो कोल वाशरी की तरह कुछ एक लगाएंगे छोटा सा सेंटर और बताएंगे कि यहाँ भाई हमने लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन असल में तो यहाँ का जल जंगल जमीन तो लूट ही गया ना। तो इस तरह के भी तो क्या होता है कि आप देखिए कि ये जो था, इस ऐसे इश्यूज से लोगों के दिल में, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं या आदिवासी, उनको तो दिल में, जहन में उनके लगता है कि कुछ ना कुछ अपने पे अन्याय हो रहा है, और बस ये जो है चिंगारी जो है उसको फिर हवा देने को कितना समय लगता है। तो जो ऐसे इजी, क्रिकेट में बोलते हैं ना, डोंट गिव इजी कैचेस, तो ये जो इजी कैचेस ऐसे गलत इसके नीतियों की वजह से होते हैं ना, तो फिर वो आपको उसका नतीजा जो है वो 83 व्हीकल जो नक्सलियों ने जलाए क्यों जलाए? कि लोगों के सपोर्ट के लिए, है कि नहीं। तो आपको पता होगा अभी 2-3 दिन पहले ही वरवरा राव उसी केस में अभी उनको बेल मिली है विद कंडीशन। तो ये कोई भी जो सरकारी नीतियां है उसको चलाते वक्त भी ये सब ध्यान रखना पड़ता है। FRA का बहुत अच्छा मैडम ने उसका लिया था, जिक्र किया था एक्चुअली, उसी वो भी एक अलग वेबिनार का सब्जेक्ट है FRA, तो कभी फिर बात करूंगा उसके बारे में। लेकिन जर्नल मेरा ख्याल है कि आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को रखा और बहुत छोटे में आपने अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया हमको। और खास तौर पे जो बात आपने कही कि साहब गिविंग इजी कैचेस, सरकार भी और शायद कुछ बार नक्सली संगठन भी इजी कैचेस देने का काम करते हैं, जिससे कि वो चीजें समझ में आना मुश्किल होता है। और जो और महत्वपूर्ण बात आपने कही वो ये कि इन विषयों के मूल पर चर्चा नहीं होती है, उसके जो कोर इश्यूज हैं उन पे कोई डिस्कशन, कोई डिबेट किसी यूनिवर्सिटी में PhD होती हुई नहीं दिख रही है। सिर्फ सुपरफिशियल तरीके से एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, आरोप लगाना, कह देना कि ये अर्बन नक्सल है, ये रूरल नक्सल है, ये तो नक्सल है, ये पुलिस का एजेंट है, ये इस रास्ते पर चलते हैं। जी, क्योंकि सर आप अगर देखेंगे कुछ, यानी हम ये सब टुकड़ों में देखते हैं, आप अगर ये सब टुकड़े जोड़ के देखेंगे ना, तो कुछ साल पहले आप यानी एक 20 साल पहले का आप अगर वो माहौल लेंगे तो आपको दिखेगा कि मीडिया ने भी एक थोड़ा हीरोइज्म का लुक दिया था नक्सलिज्म को, उसको उनको जस्ट लाइक अ रॉबिन हुड पेश किया था, क्योंकि उस वक्त जर्नलिस्ट भी ठीक से समझ नहीं पाए थे। फिर धीरे धीरे उनका भी नजरिया बदलता गया। यानी आप देखेंगे कि गढ़चिरौली में 80s में इसका आंध्र से ये नक्सल मूवमेंट गढ़चिरौली में आई है, तेलंगाना से होते हुए 80s में, और उनका फर्स्ट ह्यूमन किल, वैसे तो उन्होंने उनकी जो दुश्मनी जो भी लोगों की ओर से वो पुलिस से भिड़े या फिर फॉरेस्ट वालों से भिड़े, जो भी वो ठीक है, लेकिन उन्होंने पहला जो आदिवासी मारा था गांव का ही एज अ पुलिस, यानी पुलिस खबरी के नाम पे, वो 85 में था। तो वहां से जो शुरू हुआ अब तक कितने ऐसे लोगों को मार चुके हैं ये लोग। और फिर मतलब पत्रकार का ही नहीं, आपने ये बात जो और महत्वपूर्ण उसमें अंडरलाइन की कि सिर्फ पत्रकारों का नहीं, वहां के आम आदमी का भी जीना हराम है, उसके लिए भी जीना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो भी दोनों तरफ से पेश रहा है। मिलिंद, मेरा ख्याल है अब हम आपको और वक्त नहीं दे पाएंगे, अब मुझे समय क्योंकि खत्म हो रहा है, जैसा आपने खुद ही कहा। मालिनी सुब्रमण्यम के पास चलेंगे, और मेरा ख्याल है जहां तक जितनी बात हो गई है, आई थिंक द स्टेज इज सेट फॉर मालिनी टू throw light on especially the current red zone, as Kundal Rao specified, the Bastar and Abujmad area of Chhattisgarh. So Malini, please unmute yourself and give your understanding, your experiences, and also a slight bit of overview to kind of conclude this discussion. मेरे ख्याल से मेरे पहले के वक्ताओं ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, और मैं पूरी तरह से जिन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एक पत्रकार को उन इलाकों में काम करने की दिक्कतें 1000 तरीके की होती हैं।
ठीक है, इसमें मैं एक चीज पर गौर करना चाहूंगी, and this is you see one of the key thrusts of the government when they came up with a strategy, which was in 2015, which was called the National Policy and Action Plan. Yeah? And they said one of the key strategies would be to manage the perception. That was very important for them because they felt that whether it's the reporters, the journalists, or the public at large, look at the entire Naxalism in a very different way. They look at the state in a very different way. Yeah. So there was one of the key strategies that managing perception is extremely important. Yeah. Now this is important to take note of, because it is this thrust of managing perception that journalists covering human rights violations, state excesses, etc., fall prey. Yeah. And it is in this entire thing, there is also a certain narrative of us versus them, yeah, that is being created. Now, as a journalist, you would want to actually look at the unheard voices. Yeah? So here we are talking not about the journalists who are unheard, but the unheard voices of the people. In fact, one of my focuses has been to look at what people are going through. What is it that the people actually want to state? Because it's important to bring that out. Now, in this entire narration, as a few of my colleagues prior to me have also narrated, and it is in this entire gamut that journalists are also finding the difficulty of navigating themselves. Now, see, one of the basic principles, as we know, is verification of facts. So in a place like Bastar, perception management being a major thrust, the importance of verifications of facts becomes not only difficult because of the terrain, as Purnima ji has very correctly pointed out, that there is lack of transport facilities, but also that police and Maoists together use security as a cover to dissuade verification. For instance, whenever I have gone to the field so if an incident has happened and you look at what happened in that institute, exactly, kyun hua, kya hua, kis tarike se hua, kab hua exactly, when you start looking at all those W's that we sort of have taught in the School of Journalism, the police turn back and say that aapko khabar chahiye na, hum de rahe hain aapko. And he would thrust a police press release, expecting journalists to make news of the press release. So either you accept it, or if you do defy and find your way to the villages to speak to them and reach to the encounter site or wherever that whatever incident has happened, you can even come back to a perception by the police and several other allies that you are either an urban Naxal, maybe you went inside to speak to the Naxalites, maybe you went inside to, and if you are again coming out narrating what the people went through, you are going to be branded as someone totally different. There's a tag that is given to you. And say, for example, I go back to my own example, where there were in 2016, there were a lot of 15-16, there was a lot of the strategy was changed that we need to bring out a surrender policy, and हम जितने हो सके नक्सलियों को surrender करने की हम पूरी तरह से उनको invite करेंगे. And there was a lot of thrust on that. And, you would hear reports, and these are practically press reports which said that 26 surrendered, and we would get sometimes, wherever connectivity was possible, there would be villagers who would say that 90 लोगों को बस में बिठा करके ले गए हैं, अब हम पता नहीं हमें क्या, उन लोगों का क्या होगा, हमें कुछ नहीं मालूम. So when you go to this place, and there was some of the stories which I sort of covered to look at who the surrendered Naxalites were, you actually found that they were villages, they were Adivasis and even non-Adivasis. There were traders who were there, and they had cases against them, and the police actually said that ya to aap Naxali ki tarah surrender kar lo, to usually, sometimes even cover the face with the black cloth, and they said that ये so and so है, इसके खिलाफ काफी सारे cases हैं, वो झीरम के इसमें involved था, वो इसमें involved था, और उनको surrender कराया गया. उसको हाथ में check देने का भी एक प्रथा होती थी, उसमें उसको photographs लिए जाते थे, and this is that we have been able to surrender several Naxalites. In fact, in 2015-16, there is several set of Naxalites who were supposedly who have surrendered. Now, when this case was come out, when this was reported, immediately
there was a huge rallying around me that, I'm a Naxal sympathizer and either you're an urban Naxal and all those tags that you're given. And you were actually forced to leave that city. And that's what happened with me. And I completely identify with Kondal Rao, who spoke about, that the difficulties of that. Even living in those areas become a difficulty. आपको यहाँ से निकलना होगा, इस तरह की आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, आप पुलिस को गलत परिप्रेक्ष्य में दिखा रहे हैं, आप सच में एक नक्सली सपोर्टर हैं. Now, when this very report is also spoken about, that how the Naxalites have also killed. There was one report where from within one family, there was one brother who was killed by the police. The other brother was actually killed by the Maoists. So he was called a police informer. And this was in the Chintalnar area. And one of the persons was shown as a surrendered Naxal by the police. Now, see, as a journalist, you also want to go behind these killings, in the sense that what is it that provokes somebody to surrender while not being a Naxalite? What is it that provokes the killing by a simple villager? So you also start talking about, is the policies taken by the police of forceful surrender, or the kind of surrenders that we were seeing, that is in those days, if that is what is endangering more and more people's lives, this needs to be reported as well. And when you start doing that, then that you are actually being anti government, you're not agreeing to the policies of the government. So there were those situations also. So if reporting is easier, to go behind stories. In fact, as an independent journalist, I enjoyed the luxury of going into incidents deeper and deeper into those areas, and then come out with a more analytical kind of a piece, and which I tried doing that. But when you start going deeper into this thing, you see a massive sets of stories waiting to be narrated. So what exactly is comes out in open in the first day and what comes out on the 10th day is definitely is far more revealing, is what I would say from those regions. But reaching those places become an extreme difficulty. So as I said, security become an issue. The verification of news is an important aspect for any journalist, and that becomes a difficult proposition. Now, very recently, in fact, we are not talking about, in Chhattisgarh and various places, this has been going on for the last 3 decades. So we are even talking about today that if aaj bhi माहौल बहुत बदला नहीं है, सरकारें बदल गई है लेकिन माहौल नहीं बदला है. And that is why I think these kind of themes are important to discuss within the Editors Guild, because as everybody has been saying, that this needs to be discussed a lot more deeply, far more need to go beyond हमने कितने को मारा, कितनों को ध्वस्त किया, कितने को how many people have lost their lives. It needs to go beyond that, and probably more intellectual debate needs to be held. And I hope something of these things continue to happen, because what I feel is that if journalists are not allowed to bring out what is happening from inside the region, and I primarily feel that this is being also stopped in order primarily to manage the perception, then it becomes very difficult to policymakers to also take stock of that entire situation. Now, I also speak about the latest thing which happened just about last week, which I've even reported, where journalists who have been looking at mass protests that have been happening by villages. Now, the villages have been protesting. I think Pratibha ji ne लोहंडीगुड़ा का उदाहरण दिया, लेकिन आज की तारीख में एक एग्रेसिव तरीके से रोड कंस्ट्रक्शन का हो रहा है, जो कि जरूरी है. रोड्स जरूरी है, स्कूल बिल्डिंग जरूरी है, स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है, सबकी जरूरत है, लेकिन क्या लोगों की कंसेंट ली जाती है, वो प्रश्न आज भी खड़ा है. ठीक है. एंड व्हेन यू टॉक टू द पुलिस एज टू आर यू टेकिंग द कंसेंट ऑफ द पीपल, द पुलिस सेज, look, if I were to ask the people, do you want a police camp? They're not going to say, yes, we want a police camp, because people have a set of things to say. हम जाते हैं अपने ही इलाके में, आज नहीं हो रहा है, लेकिन चिंतलनार के उन इलाकों में मैं तब भी गई थी जब लोगों को अपने जो भी उस समय तो बसें भी नहीं थी, आज एक बस चलती है एक दोरनापाल से जगरुगंडा के रास्ते में, वहां पे रोड बना है, लेकिन उस समय लोगों को पिकअप वैन से उतर के हाथ ऊपर करके चल के जाना पड़ता है. दैट एंटायर स्ट्रेच दे हैड टू वॉक लाइक क्रिमिनल्स, वहां पे चल के जाना पड़ता है. आज कम से कम बसों को
नहीं रोका जाता, उसको जाने देता है, लेकिन सिर्फ one bus is allowed, and that too with the permission of the Maoists. Yeah? So very clearly one bus is allowed to go, ferry the passengers and come back the next morning. Yeah? But if you see the manner in which the roads are being constructed, these are large, wide roads. It doesn't, मतलब ऐसा नहीं है कि 2000 में या 1990 में या 1995 में रोडें नहीं थी, रोड्स थी, रोड थी, थोड़ी इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी मोटी बसें जाती थी, लोग वहाँ से पैदल चले जाते थे, लोग बाजार जाते थे, उन दोनों में इतनी जरूरत नहीं। आज की तारीख में रोड बड़े बड़े बन रहे हैं, आज की तारीख में हर 5 किलोमीटर में कैंप्स बन रहे हैं, और वो कैंप्स बनने का जैसे आम लोगों ने बताया कि प्रोटेस्ट जब होती हैं, पुलिस के नज़र में कोई नहीं आता है तो वो पकड़ते हैं, गांव वालों को पकड़ते हैं, क्योंकि कैंप पास में है, they also have to perform the duty, they pick up people, they pick up आम तौर पे उन इलाकों में जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, नक्सल केसेस के अलावा जैसे और कुछ भी नहीं हो रहा, चोरी, दंगे, सेक्सुअल असॉल्ट और कुछ होता ही नहीं है, जैसे सिर्फ नक्सल केसेस है, most of the cases are नक्सल cases, so villages are being fought up. Now you are, you know, it's over the years things have become, you know, there have been layers and layers of it. Over the years things are only getting more and more complicated. The police is also recruiting. So you are getting people to surrender. Just yesterday or day before yesterday, a surrendered woman has committed suicide, which is still being contested, that it's probably a murder which has been committed by her rival, you know, another police personnel who is a surrendered Maoist. So there's a huge kind of questions that are, you know, going around with this entire surrender policy, the manner in which surrenders are being committed, but also the fact that these surrendered people are being roped into as within the police. You have the CRPF who's setting up a Bastaria battalion. There is a police which is also now taking up. The government has recently announced that they're going to come up with Bastar fighters. Yeah? So the locals who are wanting to get out of this situation, जिनको कुछ और करना है, उनके पास अभी यही एक है, या तो आप पुलिस में ज्वाइन करो या फिर आप अपने माँ बाप के साथ मिर्ची तोड़ने के लिए आंध्रा तेलंगाना चले जाओ. That is their seasonal migration that they do. So if you are reporting on these things, I mean, I'm talking about the dilemma as a reporter, you're going to pick up what people are going to see or feel and then report it back. But if it does not fall within the narrative of either the Maoists or the police, then you are going to be branded of either of the two. So as shared by a lot of my people, these are some of the challenges we continue to face even today. लेकिन इसके साथ थोड़े nuances हैं. Let us see some of those other nuances. अभी challenges for an Adivasi reporter, a local reporter, is different from a non-Adivasi reporter and a reporter. Say like me, I'm not Adivasi. I live in Jagdalpur and I continue to report, and I report for a national media. Okay? So I'm an independent reporter. I report for a national media. तो उसके भी अलग-अलग पहलू हैं. ठीक है. अब देखो आदिवासी रिपोर्टर वैसे भी बहुत कम है. ठीक है. उनके मतलब उनके एडवांटेजेस तो इतने हैं, भाषा जानते हैं, लोगों को जानते हैं, इलाकों को जानते हैं, उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो नेशनल मीडिया रिपोर्टर्स के साथ या एक ट्रेन जर्नलिस्ट के साथ नहीं है. वो मतलब उस they don't have the ability to deploy themselves like an urban reporter. You know, we find it easier to go into the police station and say that, sir, I want to ask you certain questions. Okay, the people will sit and listen to you and probably, you know, give you a few responses. But an Adivasi reporter finds it extremely difficult because immediately they'll say, अच्छा, तुम इस इलाके के हो, दंतेवाड़ा जिले के उधर से आ रहे हो, अच्छा बैठिए, बताते हैं आपको. You know, that is the kind of thing that they will get. But, you know, social media platforms have helped them to reach out to larger thing, to talk about what they are seeing in those areas. Digital news platforms are also helped them. But they have the continuous threat of being under surveillance by the police for being a local. And local hone ke naate, you can also be targeted. Your family members can be targeted. So either by the Maoists or by the police. And I'm saying that, you know, that is the easiest thing to do, because if you are strong, I mean, in my case also the same thing happened. If you're strong and you said, I will continue to do, मैं तो journalist हूँ, मैं तो करती रहूँगी, लेकिन you're going to pick up your family member, your people with whom you're living. You know, in my situation, I had a domestic worker. They put her into the police station and they just kept her. And you don't know what to do. आप क्या करोगे? आप जब तक नहीं यहाँ से नहीं निकलेंगे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे. That was the message that we were getting, and ultimately, in order not to risk other people's lives, you had to leave the place, and that happened with other people also.
where the landlord, like for example, my landlord was, continuously threatened to throw us out of the house. We had in a rented accommodation, so we had to leave that place. Now, a large section, coming back to the, a large section of digital portals, medias, they also hire non-Adivasi reporters. उनके भी अपने advantages, भाषा को भी जानते हैं. They're also able to speak Hindi and also able to go to, but they face similar kind of threats. They're also under surveillance. Now, being a non-Adivasi, some of his family member must be a shopkeeper. He's running a photocopy shop. So it's very easy to then, or he's running, his brother may be a contractor, or brother may be a, PDS shop owner. So, okay, there's a huge range of other kind of, dikkate that he has to face. Now, one of the major things, in fact, Editors Guild of India has also recognized this when they came to look at the situation in Bastar primarily. In fact, one of the members have become a media advisor to the Chhattisgarh government. But, the report that came out was very clearly that आज की तारीख में जितने भी newspapers, they don't pay salaries. Obviously, we all are aware of that. उनको दिया जाता है एक commission के basis पे, advertisement पे उनको circulation पे depend करता है, तभी उनको commission मिलेगा. Now, in this kind of a situation, which is so small an amount, अपने परिवार को बीजापुर जैसे इलाके में या दंतेवाड़ा जैसे इलाके में भी अपने परिवार को, बच्चे को पढ़ा करके कहीं निकालना है, you have to do some other work. You have to do. आपको कुछ और काम उठाना ही पड़ता है. ठीक है? और इन इलाकों में sadly employment opportunities बहुत कम है. Even as a site, you either own, as I told you, दुकान खोल लीजिए, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत, पत्रकारों के लिए इतने पैसे नहीं होते हैं. ठीक है? One of the easiest things that comes, which we have seen in the recent past, is construction activities. बस्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भरपूर हो रहा है. ठीक है? Every chief minister, prime minister comes down to that place and announces, हम इतने करोड़ का आज यहाँ पे ऐलान कर रहे हैं कि यहाँ पे ये banenge. People throw up a lot of construction activity. That sort of also opens up spaces for people to get into construction activity. That then puts them at also in conflict with the Maoists, who are not interested in construction activities, who are talking about road construction as entering into their zone, where the villages have their own set of narratives. अरे road इतना चौड़ा बनाएंगे तो हमारी जमीन जाएगी. We are losing our land, where our trees are being cut. जमीन भी जाएगी, और शायद ये भी कि वो नहीं चाहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्सेस मिले, कि वो बहुत आसानी से आकर बिल्कुल. So कर सकें. मालिनी, थोड़े से में अगर कुछ और बचा हो तो थोड़े से में सम अप कर दें, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा निकल जी बिल्कुल. Now, मीडिया पर्सनल होने के नाते हम सब जानते हैं कि पब्लिशिंग हाउसेस भी reluctance दिखाती हैं हार्ड हिटिंग न्यूज को प्रेजेंट करने के लिए. ठीक है? So those are something that many of us suffer, and as independent journalists, it's possible still to navigate, and you find a space which is there and you continue to occupy that space and want to continue to do that. But there are local reporters have been very clearly told by their editors कि ये हम इसको नहीं छपा पाएंगे. ठीक है? ये बिल्कुल ही अपने नैरेटिव, अपने न्यूज़पेपर को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. So which is why लोकल न्यूज़ या तो बहुत ही लोकली रह जाती हैं, ठीक है, इक्का दुक्का में आकर के नेशनल मीडिया तक पहुंचने की दिक्कतें. एज ए नेशनल रिपोर्टर, आई हैव फाउंड the attack was also become very prominent in my case because things were being going out to the national media. Now, it doesn't mean that mainstream newspapers like Hindu, the Indian Express, the Hindustan Times, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं हैं. लेकिन एक logistic difficulty ये है कि वो लोग ज़्यादातर रायपुर based हैं. Yeah, they have to cover the large state, or sometimes they're even given, to cover Nagpur and other Bhopal and other places, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, दोनों को मिला करके. Now it becomes very difficult. So reaching those sites become also difficult. So there are logistics situation also. I will not get more into discussing as a woman reporter. If it comes up as a discussion point, we'll discuss. I think that will come later at one of the other forums or issues. There are no questions as of now. I think I thought there'll be some questions, so there are no questions. But I will request Seema. Seema is noting down. I can see through the discussion that she has been noting things. So, Seema, if you can sum up and if you can raise the real pertinent questions that have come up from here, and then I'll ask Kumkum to propose a vote of thanks and culminate this, please. Seema.
So not really noted down, but just some highlights. I think, what has really come out very strongly is the actual, through the personal experience of all our participants, the kind of tensions that they have to bear in these areas. And we had a tinge of that when we did reporters from the Northeast. And it is something I think all reporters have always struggled with. Because the minute you start bringing out news from the ground, is what all our speakers have said, and speak for the villagers and speak for the people, then one or the other party, if the area is in conflict, gets agitated and you come under that gun. So we've seen this in Kashmir, we've seen it in the Northeast, and we've of course seen it in what is being called the red zone. This is extremely unfortunate, and I'm really glad that we've had this opportunity to listen to everyone, because this is something perhaps we should, as the Editors Guild of India, look at and prepare a report of actually what is happening, and with very serious recommendations as to what should be the kind of protection which people in conflict and reporters in conflict are faced with, and how can they be protected. So there has to be a slightly different set of rules for people there. All of us have covered conflict in different forms. The difference is that I can speak for myself. I've not stayed permanently in a conflict zone, but have visited enough to know the kind of problems the journalists face. And this is really a very, very serious problem. To be called a Naxalite or to be called a government informer and face death and have to leave your home and not be able to cover when all that you are trying to do is follow the old tenets of journalism, this is rather unfortunate. So maybe we should look at it more seriously. I'm very glad we've had this opportunity to listen to all of you, and the kind of information you've given us has been amazing. Over to you, Alokji. Thank you, Seema. And I'll request Kumkum, please, if you can unmute yourself and switch on your camera and propose a vote of thanks. Kumkum is the coordinator of the Program Committee of Editors Guild of India, and she has organized this. And there's a question from Mr. Bafna. So if we have, I'm not sure. He's asking, is it true that Chhattisgarh government is having dialogue with Naxal organization? Maybe if Malini can answer this question briefly, quickly, and then we go over to Kumkum. Not that I've heard of. Officially, there's no such dialogue which is happening. There are efforts by people who want to open a dialogue, but I have not heard about it. Okay. And now I'll request Kumkum to please propose a vote of thanks. Thank you, Alokji, and thank you, Seema, for that very good suggestion of doing a report. I think it's timely and much needed. And if out of our webinars we can get such result-oriented reports and all, it will be great. Without taking too much time, because I see we're really running out of time, let me thank everyone, each one of our speakers, Malini, Milind, Purnima, and Kondal Rao, who have been so patient after the first fiasco, and they have been with us. I'm sorry Faisal could not join, and now nor could Kameshwar for personal reasons. But thank you very much for this very enlightening and informative points which you made, and we hope that we keep having such webinars and having you on board again. Thanks a lot, and we will be in touch. Thank you. With that, I think we will close this session. Vidhi will help us stop. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you all.